नमस्कार। जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज रक में आप सबका स्वागत है। मैं एसएन विनोद अतिथि विशेषज्ञों के साथ एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करूंगा जिसने पूरे देश में पिछले कई दिनों से तूफान मचा रखा है। संसद से सड़क तक हल्ला मच गया है। कई दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ कि आखिर वैदिक और हाफिज की मुलाकात का मकसद क्या था। सवाल ये भी है कि हाई सिक्योरिटी में रहने वाले हाफिज सईद से मिलना क्या इतना आसान है। इन तमाम सवालों के बीच पाकिस्तान की एक लेखिका आयशा सिद्दीकी ने टिप्पणी की है कि हाफिज सईद से मिलना आसान नहीं है क्योंकि सईद पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की हाई लेवल सिक्योरिटी में रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी वैदिक पर कार्रवाई की मांग कर दी है। शिवसेना का कहना है कि वैदिक ने पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात कर देशद्रोह का काम किया है। इस बीच वाराणसी में वैदिक जी पर देशद्रोह का एक मामला भी दर्ज हो गया है। ऐसे में आज राजचक्र में चर्चा करेंगे कि क्या हाफिज सईद से मिलना वाकई इस देशद्रोह के तहत आता है। दूसरा सवाल ये कि क्या एक पत्रकार के लिए हाफिज सईद से मिलना इतना आसान है। जुलाई 2 जुलाई को वेद प्रताप वैदिक ने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की और 29 जून को डॉन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कश्मीर पर विवादित बयान दे डाला। मामला जब से उजागर हुआ है तब से लेकर अब तक जानकारों और बुद्धिजीवियों में मुलाकात को अपने नजरियों से आंका। किसी ने वैदिक को आरएसएस का आदमी कहा तो किसी ने मुलाकात को अनैतिक करार दिया। अब इस मामले में शिवसेना भी मुखर हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित किया है। वस्तुतः इस लेख को स्वयं उद्धव ठाकरे ने लिखा है जिसमें साफ लिखा है कि वैदिक ने हाफिज से मुलाकात कर देशद्रोह का काम किया है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। करीब 14 दिन पुरानी इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की सियासत में महाभारत छेड़ दिया है। कई दिन बीत गए हैं लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है कि आखिर वेद प्रताप वैदिक का हाफिज से मुलाकात का मकसद क्या है। अब तक विरोधी सरकार से वैदिक की मुलाकात पर ही सवाल उठा रहे थे लेकिन अब सहयोगी भी मुखर हो गए हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने बाकायदा अपने मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें सरकार से वैदिक पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि सरकार का इस मुलाकात से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार होती और कोई पत्रकार हाफिज और दाऊद इब्राहिम से मिलता तो बीजेपी सरकार पर हमले करती। पाकिस्तान जाकर आतंकी से मुलाकात करना राष्ट्रद्रोह है और सरकार को वैदिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पत्रकार को छोड़ दिया जाएगा तो कल कोई और जाएगा और दाऊद के साथ बिरयानी का मजा लेगा। जिस प्रकार का मुकदमा कसाब पे चला था देशद्रोह का, अफजल गुरु पे चला था, इसी प्रकार का मुकदमा ऐसे व्यक्ति पे चलना चाहिए तो यहाँ से जाकर हमारे देश को अंधेरे में रखकर हाफिज सईद से मुलाकात करता है और कश्मीर के बारे में अनप शनप बकता है। ये गंभीर मामला है। शिवसेना के आरोप पर पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने जवाब दिया है। वैदिक का कहना है कि जो लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं उन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा ही नहीं। जो पाकिस्तानी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया उसको हमारे कुछ अनैतिक पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ कर काट पीट कर यहाँ की जनता के सामने पेश किया। उससे शिवसेना के लोगों को गलतफहमी हो गई है। अगर वो मेरा पूरा इंटरव्यू सुने तो वो हारमालाएं लेकर मेरा स्वागत करेंगे। शिवसेना भले ही पत्रकार वेद प्रताप वैदिक को देशद्रोही बोल रही हो लेकिन आरएसएस की नजर में वैदिक राष्ट्रवादी आदमी हैं। एक पत्रकार को उसकी स्वतंत्रता है, उसने उससे जाकर मिला है। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ वेद प्रताप वैदिक पूर्णतः एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विचार के आदमी हैं। वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात का मकसद भले ही साफ न हुआ हो, सरकार भी पल्ला झाड़ चुकी है लेकिन शिवसेना ने जिस तरह मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं इससे तो इतना साफ है कि ये मामला दूर तक जाने वाला है। लेकिन इस हो हंगामे के बाद कुछ सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मसलन 29 जून से अब तक सरकार क्यों चुप थी? अब तक वैदिक से पूछताछ क्यों नहीं हुई? वैदिक की मुलाकात का मकसद क्या था? मुलाकात के दौरान क्या बात हुई?
ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। देशद्रोह, तो अब मामला देशद्रोह तक पहुंच गया है। कल हमने इसी विषय पर चर्चा की थी। हमारे सहयोगियों के सामने जो प्रश्न था कि क्या एक पत्रकार की हैसियत से वैदिक हाफिज नहीं मिल सकते थे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। लेकिन मामला चूंकि उससे अब आगे बढ़ गया, शिवसेना जो सत्तारूढ़ भाजपा के एक सहयोगी दल है, महत्वपूर्ण सहयोगी दल है, महाराष्ट्र में उसका गठबंधन पिछले 25 वर्षों से उनका चला आ रहा है, उसने सीधे सीधे वैदिक को देशद्रोही करार दिया है और उन पर कसाब सरीखा मामला दर्ज कर उन्हें दंडित करने की मांग कर दी है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम है। और वाराणसी में वैद्य जी के खिलाफ देशद्रोह का एक मामला दर्ज भी हो गया है। इसी मुद्दे में इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच वैदिक का आचरण या कृत्य जो कह लीजिए वो देशद्रोह के दायरे में आता है। आज इस चर्चा में हमारे साथ देंगे कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम जी, भाजपा के नेता कृष्ण कुमार वीर चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी और भूतपूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय जी। संतोष जी, सीधे मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से वैदिक जी को देखा हुआ है आरंभिक से, और पत्रकारिता की दुनिया में एक आपका अपना ऑरा है और जितने राष्ट्रीय घटना विकास क्रम होते हैं उस पर आपकी पैनी नजर रहती है और जिसको अपनी पैनी कलम से आप हमेशा रेखांकित भी करते थे। मैं सीधा आपसे पूछता हूं कि शिवसेना के नेता ने, संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने लेख लिखकर जिस प्रकार वैद्य जी को सीधे से देशद्रोही करा दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि विनोद जी, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में 3 तरह की पत्रकारिता चल रही है। पहली पत्रकारिता है कमिटेड पत्रकारिता, शिवसेना का अखबार है, कांग्रेस का अखबार है, भारतीय जनता पार्टी का अखबार, कहीं शायद कोई समाजवादी पार्टी का भी अखबार होगा। वो अखबार पत्रकारिता नहीं करते, अपनी पार्टी की नीति अच्छी हो या बुरी वो अलग चीज़ है, उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरी पत्रकारिता है पीआर जर्नलिज्म चल रहा है। बड़े बड़े पत्रकार नेताओं के साथ मिलते हैं, मंत्रियों के साथ बैठते हैं, काम कराते हैं, एक तरीके से दलाली का काम करते हैं, लेकिन पीआर जर्नलिज्म हो रहा है और हम सब नाम जानते हैं कौन लोग हैं। और जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता आज की तारीख में कम हो रही है, जिसे हम सिद्धांततः पत्रकारिता कहते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जो कमिटेड जर्नलिज्म करते हैं उनकी बात के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, चाहे संजय राउत हों या श्री उद्धव ठाकरे हों। आप यही फैसिस्ट मानसिकता है। हम जिसे देशभक्त समझें वो देशभक्त, हम जिसे देशद्रोही कहें वो देशद्रोही। हम मुसलमानों को देश का नहीं मानते तो हम निकल जाने की बात करते हैं। हम एक शहर को, एक राज्य को अपनी बपौती मानते हैं, बाकी लोग वहाँ उनके गुलाम बन के काम रहें, ये देशद्रोह नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि वैदिक जी जो वहाँ मिले जा कर के, जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, अदालतें भी हमारी आजकल महान हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करा लीजिए, आदमी को परेशान कर लीजिए, 20 जगह मुकदमा दर्ज करा दीजिए। ये सब तब होता है जब लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतंत्र का क्षरण होता है, और जब आप पूरे के पूरे पत्रकारिता को, पूरे जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन को राजनीति अपने कब्जे में लेना चाहती है। अब मैं कहता हूं, इन्होंने क्या कमाल किया उद्धव जी ने ये डिमांड करके। इसके पहले कांग्रेस के श्री दिग्विजय सिंह और आनंद शर्मा इस डिमांड को कर चुके हैं। ये इसलिए पार्टियां, दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती हैं कि देश की पत्रकारिता इनके चारणगिरी में, इनकी चापलूसी में लगे, और जो कंट्रोल वो तब नहीं कर पा रहे थे, वो किसी बहाना उनको मिला जिस बहाने को लेके वो पूरी पत्रकारिता को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे बीच की कॉकरोच, हमारे बीच की छिपकलियां उनका साथ दे रही हैं। संतोष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। सामना को आपने बताया कि शिवसेना का मुखपत्र है, वो अपनी नीति की बात करते हैं। ध्यान रहे डॉक्टर चौधरी, इस पर मेरा सवाल आपसे है। शिवसेना आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी, बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी है, वो अटूट गठबंधन कम से कम महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर है, हमेशा साथ दिया है। आपकी पार्टी की ओर से संसद में विदेश मंत्री ने, वित्त मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से 2 टूक शब्दों में यह कहा कि ये पूरे प्रकरण में सरकार और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वैदिक जी अपने पत्रकार की हैसियत से हो गए, मिले, उनकी अपनी बात थी। लेकिन अब जब शिवसेना का यह कहना है, आपको ध्यान दो, आपके सहयोगी पार्टी
ये कहना है कि नहीं यह देशद्रोह है। मतलब एक जो गठबंधन आपका है, सत्ता में आप साथ में हैं, आपका एक सहयोगी दल उसे देशद्रोही मानता है, और जबकि हालांकि ठीक है आपकी पार्टी ने भी उसका कहा है कि वो जो बैठक है वो अनैतिक है, सुषमा जी ने कहा, लेकिन अनैतिकता एक चीज है और देशद्रोह बहुत गंभीर मामला होता है। तो क्या आप समझते हैं कि सचमुच वेद प्रताप वैदिक को देशद्रोह के आरोप में उन पर मामला चले, और ये कोई निजी संस्था या कोई व्यक्ति विशेष न करके क्यों नहीं सरकार उन पर मामला चलाए? क्योंकि मांग ये हो रही है कि कसाब की तरह उन पर मामला चला के उन्हें दंडित किया जाए, मतलब फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आप इससे कितना सहमत है, आपकी पार्टी कितनी सहमत है? देखिए, मैं कितना सहमत हूं, अभी संतोष भारती जी ने जो कहा जी, वो बहुत सही तरीके से वर्तमान पत्रकारिता की जो स्थिति है उसको एनालाइज किया है। मैं पूरी तरह संतोष जी की बात से सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टियों की अपने जो पत्र हैं उसमें अपनी विचारधारा वो लिखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो संसद में बयान दिया है वो पूरे देश के सामने है। इंडियन हाई कमीशन से वेरीफाई करने के बाद, पूरी जांच करने के बाद ये बात आई है कि कहीं भी कोई हाई कमीशन का कोई उसमें कोई सरकार का, मेरी आप बात मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। आपने चूंकि भारतीय हाई कमीशन की बात की, वहां के जो जिस पत्रकार डॉन न्यूज चैनल के पत्रकार शिराजी ने उनका इंटरव्यू लिया, उनका बयान आ जाया है कि उनकी मुलाकात पत्रकार पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ भारतीय उच्चायुक्त ने कराई। उन्हें सीधे चुनौती है कि यह संभव ही नहीं है कि भारतीय उच्चायुक्त को इस मुलाकात की जानकारी नहीं हो। उन्होंने चुनौती दी। नहीं विनोद जी, मैं एक मिनट इसमें बताऊं, जो पत्रकारों की मुलाकात है जी, उसमें हाई कमीशन का रोल होना और बात है, और दूसरी तीसरी मुलाकात अगर की जाती हैं और वो एक स्वतंत्र पत्रकार का अपना हक भी बनता है। संतोष जी बैठे हुए हैं, कपूर साहब बैठे हुए हैं, तमाम मीडिया के सीनियर लोग देखते हैं देश में, ऐसा नहीं, पहले भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अपनी कार्यशैली को देखते हुए पहले भी लोगों से मुलाकात की है। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत सरकार की जानकारी में वो था या सरकार ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। ये डेलीगेशन गया था, एक एनजीओ के बुलावे पे गया था, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जब निजी रूप में निजी पत्रकारिता की बात हम करते हैं तो उसमें भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी तीसरी पार्टियों का कोई रोल नहीं रह जाता। पहले आप कोई नया काम नहीं हुआ कि आज ही वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिले हैं, और इससे पहले कोई पत्रकार किसी आतंकवादी से या दूसरे इस किस्म के लोगों से मुलाकात ना की हो, क्योंकि वो उनका हक है मीडिया के ईमानदारी में अपनी स्टोरी को करने का, सच्चाई को जानने का, विचार जानने का। इंटरव्यू में क्या बातें आई हैं और क्या कहा है वो बात एक अलग बात है, और वो देश को जानना चाहिए कि वैदिक जी की उनसे क्या बात हुई और क्या नहीं हुई, उनका क्या जवाब था। ये एक बड़ा सवाल। ये कौन जानेगा? ये कौन जानेगा? ये तो सरकार का काम है ना। नहीं, ये देखिए आपने कहा है किसी से मिलना, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक है। किसी एक आतंकी से या किसी अपराधी से मिलना पत्रकार की हैसियत से एक बात है, हाफिज सईद से मिलना ये बिल्कुल मानेगा, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा आतंकी रहता है। यूनाइटेड नेशन, यूएस ने और भारत सरकार ने उसको मोस्ट वांटेड माना। मुंबई में 166 व्यक्तियों को हत्या का मुख्य आरोपी है, उससे मिलना जो ये बड़ा फर्क पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि उच्चायुक्त ने मिलवाया पत्रकारों से, सभी जानते हैं कि वो वहाँ पर अभी जो एक बहुत बड़ी लेखिका वहाँ है आयशा सिद्दीकी ने भी बयान दिया है कि हाफिज सईद का जो एक्सेस है वो कंट्रोल करता हुआ आईएसआई और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आर्मी। ऐसा भी संभव ही नहीं है कि बगैर उनकी मर्जी के कोई जाके मिल ले। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ लेखिका हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझसे आज तक मुलाकात नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की। पाकिस्तानी एक लेखिका पत्रकार को वो अवसर नहीं मिलता है, लेकिन इनको मिल जाता है। ऐसे में अब मैं थोड़ा राकेश देखिए, अभी वैदिक जी ने खुद ये बात कही कि हाफिज सईद से मिलना, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है बशर्ते परवेज मुशर्रफ और दूसरे लोगों से और प्राइम मिनिस्टर से मिलने का बात, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकार की है कि वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा। अब क्या उनके सोर्सेज हैं और किस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, ये बात उनको भी देश के सामने रखनी चाहिए, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है, और वो सरकार के सामने भी उनको हकीकत जो है सामने रखनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि सरकार को नहीं बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए, देश को क्यों, अगर देश के हित में है या देश का कहीं कोई बात है तो उनको सामने रखनी चाहिए। चौधरी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आप इससे बने एक प्रति प्रश्न पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर एक पत्रकार की हैसियत से उन्होंने मुलाकात भी की, उनको मालूम है कि वो देश का मोस्ट वांटेड वो व्यक्ति है, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम। तो एक नागरिक की हैसियत से भी, एक पत्रकार की हैसियत से भी उनका दायित्व कर्तव्य बनता था कि लौट कर आकर को भारत सरकार को या वहीं उच्चायुक्त को ये बताते
लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। कपूर साहब, ये चीज़ आपने हुआ, ये सामने बहुत हुआ। This is the most pertinent point in this episode. This is the most important point. ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने उठाया है। अभी संतोष भारती कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जो पत्रकारिता की दशा, हम पत्रकारिता की हालत पर यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वैदिक जी का जो गफलत में वैदिक जी पड़े हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा कि वैदिक जैसा विद्वान, जिनके साथ हमको तो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ काम करने का, 20 वर्ष तक हमने काम किया है नवभारत टाइम्स में उनके साथ, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनके वो जानकार भी रहे हैं, हिंदी के अच्छे जानकार पत्रकार माने जाते थे। एक तो नंबर एक बात ये, लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो महत्वपूर्ण है। हाफिज सईद इस राष्ट्र का दुश्मन घोषित है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वैदिक जैसा विद्वान आदमी विदेश की धरती पर देश के दुश्मन से किस प्रकार से बिना सरकार के नोटिस में लाए हुए मुलाकात कर सकता है। यहाँ भारतीय कानून लागू होता है, शिवसेना की मांग गलत नहीं है, देशद्रोह का मामला बनता है, भारत में कानून है, वो कानून लागू नहीं किया गया वो अलग बात है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने पार्लियामेंट से एक कानून पास कराया था, वो अभी तक है, उसको डेड नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने, वो कानून बाकायदा जिंदा है, वो कानून जो है वो बाकायदा जिंदा है। पत्रकार को भी ये हक नहीं है, मैं स्वयं पत्रकार हूँ, 40 वर्ष का मुझे भी अनुभव है, पत्रकार को भी ये हक नहीं है कि विदेश की धरती पर जाकर के देश के दुश्मन से सीधे मुलाकात करे, बिना सरकारी अधिकारी या बिना सरकार के नोटिस में लाए। ये जो वैदिक जी कह रहे हैं कि मैं माओवादियों से भी मिलता रहा हूँ, मैं तालिबानियों से भी मिलता रहा हूँ, वो मुझे एक ऐसे आतंकवादी का नाम बताएं जिसको भारत ने राष्ट्र का दुश्मन घोषित किया हुआ हो और वो उससे मिले हों, इसके बाद वो उससे मिले हों, तो यहाँ गफलत में पड़ गए। अब ये क्या हुआ, अब जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है कि आईएसआई और फौज के नियंत्रण में रहता है, उसके पास सुरक्षा रहती है, वैदिक जी कह रहे हैं कि मैं अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल करके उससे मिला। असंभव, ये बात असंभव है। वैदिक जी को थोड़ा सोचना चाहिए था मिलने से पहले। अगर वो किसी दूसरे मिशन पर गए थे तो उन्हें पत्रकार का नाम नहीं देना चाहिए था। अगर वो पत्रकारिता धर्म निभाने गए थे तो उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जी। उन्हें कोई टेप रखना चाहिए था, कोई फिल्म लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है वैदिक जी गफलत में इसलिए आ गए कि वो समझ रहे 20 साल पुराना ज़माना चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का जब से एक्सपोजर हुआ है, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किसके साथ खड़े हैं, सब कैद हो जाता है कैमरे में तुरंत, उसके बाद जवाब देना पड़ता है सबको, तो वो ये भूल गए। और दूसरी बात जो वो ये भूले कि यहाँ भारत में आकर के हाफिज सईद से मुलाकात के बारे में उन्होंने एक तीसरे पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे दिया। जी। आप हाफिज सईद के प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं? आप देश के दुश्मन की छवि को कैसे सुधार सकते हैं? जी। आप एक पत्रकार के नाते उससे ये पूछेंगे कि आपकी कितनी बीवियां हैं, ये पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, रोपड़ के हैं, रोपड़ हरियाणा में है या पंजाब में है या बिहार में है, ये क्या है? बिल्कुल, मैं इस पर संतोष जी, इस पर आपसे भी जानना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम जी जुड़ गए हैं, अब उनके भी विचार ले लें। अमरीश गौतम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ अमरीश जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। आपने जो वैदिक जी के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसमें स्वयं भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने भी आपका साथ दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे मांग कर दी है कि डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाए, है ना। इसमें आपको तो प्रसन्नता होगी, लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि अब जो 2-3 दिनों से विवाद चल रहा है, सो क्या सचमुच डॉक्टर वैद्य का अपराध ऐसा है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? अभी मेरे से जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे जी, राकेश कपूर वो सही कह रहे थे। जी। वास्तव में वैदिक जी को
वैदिक जी को पूरी तरह से सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए था और हमारे हाई कमीशन जो वहां पर है उसको भी विश्वास में लेकर के समय लेकर के मिलना चाहिए था, अगर उनको अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना था तो। और उसके साथ साथ टेप वगैरह पूरा जो, ताकि सच्चाई का पता चल सके। देश को आज ये हक है कि उनकी क्या बातें हुई, वो किसके कहने पर वहां गए और किस संदर्भ में उनकी बातें हुई, उसको जानने का देश की जनता को हक है। और उनको जो, अगर वो पत्रकार हैं, आज इतने इस तरह के सिस्टम हैं कि वो अपनी बात को टेप करते, उधर से जो बातें हुई उनको भी टेप करते, ताकि देश की जनता सच्चाई जान लेती। ये उनको अगर पत्रकारिता के नाते वो मिले, पत्रकार के नाते मिले हैं, वो चाहे इतने सीनियर होते हुए भी उनको इस तरह की जो चूक उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से सवाल उनकी मंशा पर उठता है, वो किस संदिग्ध परिस्थिति में क्यों मिले इस तरह से वो। और वो जब हमारे मोस्ट वांटेड जो हाफिज सईद है, वो देश का दुश्मन है, उससे मिलने के बाद में अगर कोई भी लीडर उनसे इस तरह से कहीं मिले तो देश की दूसरी पार्टियां उसको न केवल अपनी पार्टी से निष्कासित करने की मांग करती, बल्कि उसको अरेस्ट करने की मांग करती। तो आज वैदिक जी को अरेस्ट करने की मांग सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? इतने दिन बीत जाने के बाद आज तक क्यों चुप है? कल सुषमा स्वराज जी का बयान पार्लियामेंट में था, तो उसके बाद में क्या देश का कानून ये कहता है कि देश के दुश्मन से जाकर के कोई भी पत्रकार मिले और वो सच्चाई ना बताए, और ये सच्चाई जो बात बताई जा रही है क्या वो सच है? यह कैसे साबित हो सकता है? इसके लिए पत्रकारिता का अगर उन्हें धर्म निभाना था तो निश्चित रूप से उन्हें उनकी बात जो बातें हुई उनको टेप करनी चाहिए थी, और देश का जो हमारा हाई कमीशन वहां पर बैठा हुआ है उससे परमिशन लेनी चाहिए थी। किस लिए वो मिले हैं ये सारा देश जानने का हक रखता है, और आज उनकी जो स्थिति रही है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। उनकी जो बातें क्या हुई ये देश की जनता को जानने का हक है, और सच्चाई कैसे पता चले कि क्या बातें हुई, ये वो कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने जो बताया कि ये बातें वहां हुई। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है सरकार इस पूरे मामले को क्यों छुपा रही है, क्यों नहीं दबाव बन रही है? और शिवसेना की तरफ से बयान आने के बाद तो सरकार पर और भी दबाव बढ़ गया है। ऐसे हालत में क्या आपको लगता है कि कहीं कोई गुप्त एजेंडा है? जी सरकार जी हाँ गौतम जी बोलिए। लगता है, वास्तव में लगता है कि सरकार के कहने पर वो गए और उन्होंने इसी तरह का एक उस समय ऐसी परिस्थिति को चुना कि वो किसी संस्था के बुलाए पे गए और वहां पर इस दौरे में वो रुके रहे 15 दिन 10 दिन, जितने दिन भी वो रुके हैं। करीब करीब एक बताया जा रहा है कि वो काफी दिनों से वहां पर ठहरे हुए हैं, और वो किसी पत्रकार ने उन्हें समय दिलवाया, टाइम दिलवाया। ये भी मैं समझता हूं कि उस पत्रकार ने इस तरह से कैसे उनको समय दिलवा दिया। एक इतने मोस्ट वांटेड जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, टाइट है, वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी उतनी टाइट सिक्योरिटी में नहीं रहता जितनी सिक्योरिटी में हाफिज रहता है। और वो कैसे मिल पाए उनसे, और क्या उनका औचित्य था, किस संदर्भ में किसने उनको वहां पर भेजा, ये निश्चित रूप से देश की जनता जानना चाहती है, और इसको भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है पूरी तरह से। वो बताना नहीं चाहती। अब जब वो घिरी है, जब वो पार्टी घिरी है, सरकार घिरी है, तब जाकर के सुषमा स्वराज जी ये कह रही हैं कि अब आप जरा मैंने बिल्कुल स्पष्ट सीधा मेरा जो सवाल था, क्या आप मानते हैं कि वैदिक जी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए? देश का जो कानून कहता है वो उनके कानून के खिलाफ में उनके कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम फिर आएंगे। इस बीच हम जरा कुछ और राजनीतिक दलों के, राजनेताओं के, सियासतदानों के भी विचार ले लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया जरा आप देख लें। ये सरकार को इसमें स्पष्ट रूप से सदन में स्टेटमेंट देना पड़ेगा और खुलासा करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या था। कि ये कहें कि हमारी एम्बेसी को नहीं पता था, हमारे हाई कमीशन को नहीं पता था, किसी अधिकारियों को नहीं पता था। इस्लामाबाद में अधिकारियों ने पूरी जानकारी थी इनके दौरे के बारे में, और हमारी जो गुप्त एजेंसियां हैं वो हाफिज पर और सब पर आवश्यक जांच करती रहती हैं। वैदिक जी को चाहिए था कि मिलने से पहले इस बात की सूचना जो भारत का जो हाई कमीशन वहाँ है, जो दूत हमारे हैं, उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत ही रूप से मिलना चाहते हो।
उसके बाद मिलने के बाद भी उनको इस बात की जानकारी देना चाहिए था विदेश मंत्रालय को कि उनकी मुलाकात हाफिज सईद से हुई है। वैदिक जी लगातार जिस तरह की बातें हर चैनल पे कर रहे हैं और सरकार की ओर से खंडन आ रहा है कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये काफी संदेह के बिंदु छोड़ता है। एक व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर के हाफिज सईद से मुलाकात करता है और हम सब जानते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है और हिंदुस्तान के साथ उनका किस तरह का रिश्ता रहा है, और उस पर से अगर ये कहें कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, तो मैं समझता हूं बहुत सारे सवाल वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं रख छोड़ा है। कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बोल रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति बगैर प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार मंडल के इशारे के बगैर इतना कुछ कर जाए तो ये और भी गंभीर विषय बनता है। विपक्ष मुझे लगता है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी चुनावों में संतुष्ट नहीं थी। मुद्दा कुछ और होता है, सारा देश जानता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, और हाफिज सईद और वैदिक जी की मुलाकात हुई, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। और आदरणीय सुषमा जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर दोनों सदनों में अपनी बात कही है और देश के सामने सच्चाई आई है। कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं तो केवल शोर मचाने के लिए ऐसी बातों को उछालती है। बहुत ठीक है। अब हम जरा, अभी हमने इनके विचार सुने सियासत का, अब हम उस मनीष शंकर अय्यर के भी विचार सुन ले जो प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर वैद्य प्रताप वैद्य के साथ पाकिस्तान गए थे। मनीष शंकर अय्यर जी, और उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं कि हर जगह जाना चाहिए। बाकी लोग मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे सिवाय और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, तो उन्होंने वीजा लिया होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। संतोष जी, आपने सभी ये राजनेताओं के विचार सुने और ऐप सुने। अभी इसके पहले जब आरएसएस के नेता ने वैदिक जी के ऊपर कहा, वैदिक जी को उन्होंने एक राष्ट्रवादी बताया, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले जो बयान आया भारतीय जनता पार्टी और स्वयं आरएसएस की ओर से भी जो पहले बयान आया, राम माधव जी ने कल बोला था कि डॉक्टर वैदिक का आरएसएस से भी कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रहे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयान में बदलाव किया, शुरू में वो अपना पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन बाद में जब दबाव बना तो उनको बयान देना पड़ा कि नहीं, इस तरह की बातें। आज शिवसेना के रुख में भी परिवर्तन हुआ है। तो क्या सचमुच डॉक्टर वैदिक एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं? डॉक्टर वैदिक देशद्रोही नहीं है, नंबर एक। डॉक्टर वैदिक ने हम में से जितने लोग बोल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा समय तक पत्रकारिता की है, हर जगह वो छपे हैं, और मुझे उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। जब एक आदमी ये कहता है कि मैं पत्रकार के नाते मिलने गया था, उसे तब तक मानना चाहिए जब तक हम जितने पत्रकार हैं, हम में से बहुत सारे आईबी से पैसा लेते हैं। नाम अगर गिनाना चाहे मैं नाम गिनाऊंगा, पैसा लेते हैं, राजनीतिक दलों की बैठ करके पर्चियां बनाते हैं, उनके भाषण लिखते हैं। ये जो पत्रकारिता है, इन सबके संबंध हमारे रॉ से भी हैं, आईबी से भी हैं, सुषमा स्वराज से भी हैं और हाई कमीशन से भी हैं, जो वहां पे लोग हैं। इन पत्रकारों में से कोई अब तक ये क्यों नहीं लेके आया कोई एक कोट की, हाँ हम वैदिक प्रधानमंत्री के दूत थे या वैदिक इस एजेंडे के ऊपर वहां मिलने गए थे। हम सारे लोग हम ये समझ रहे हैं ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होगा। ये भाषा पत्रकारिता में नहीं चलती है, राजनीति के लिए चलती है, और जितने हमारे साथी बोल रहे हैं वो सब इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई पत्रकार किसी सबूत के साथ सामने नहीं आता तो वो अपनी उस ताकत का, जो जनता ने उसे विश्वास दिया है पत्रकार होने के नाते कि आप हम निष्पक्ष चीजें सामने रखेंगे, वो उसका दुरुपयोग करता है। एक दूसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कि हाई कमिश्नर को बता के जाना चाहिए था, आपको मालूम है जर्नलिज्म क्या होता है? इस तरह के इंटरव्यू, अगर वो हामिद मीर गया था उसामा बिन लादेन से मिलने के लिए, तो हामिद मीर बता के गया था वहां मुशर्रफ को कि हम जाएंगे भी आए, मुशर्रफ ने कहा था हमको बता के संतोष जी, राकेश जी क्षमा चाहूंगा, यहीं रोकना, यहीं पर जरा हस्तक्षेप चाहता हूं। नहीं राकेश जी, हामिद मीर ओसामा बिन संतोष जी, राकेश जी, ये इस मुद्दे पर अभी आएंगे। अभी समय हो गया, छोटे से ब्रेक। राकेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें उनके आरोप लगाए, इन्होंने पत्रकारिता और पत्रकारों के आचरण पर भी सवालिया निशान लगाए। इस पर अब आएंगे, लेकिन समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना ने जिस तरह अपने मुखपत्र सामना में पत्रकार वेद प्रताप वैदिक को देशद्रोही करार दिया है,
उसके बाद एक बार फिर देशद्रोह कानून सुर्खियों में है। अक्सर जब जब कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता या फिर सामाजिक कार्यकर्ता सरकार विरोधी बयान देता है तो उस पर सरकारी गाज गिरती है और ये कानून सुर्खियों में आता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि देशद्रोह की परिभाषा क्या है और किन किन मामलों में देशद्रोह के आरोप लगते हैं। हमारे संविधान में एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी मिली है तो दूसरी तरफ देशद्रोह का कानून भी बना है। ऐसे में देशद्रोह के कानून पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि अब तक की यह कानून मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं के सरकार विरोधी बयान देने पर चर्चा में आता रहा है, लेकिन इस बार वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के बाद सुर्खियों में है। शिवसेना वैदिक पर देशद्रोह के कानून के तहत कार्रवाई चाहती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि देशद्रोह का कानून है क्या। सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून एक उपनिवेशीय कानून है जो ब्रितानी राज ने बनाया था, लेकिन भारतीय संविधान में उसे अपना लिया गया। भारतीय कानून के अनुच्छेद 124A में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन भी करता है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि ब्रिटेन ने यह कानून अपने संविधान से हटा दिया, लेकिन भारत के संविधान में यह विवादित कानून आज भी है। भारत में ब्रिटिश राज के समय इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी के खिलाफ किया गया था। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, ऐसे में वैदिक के बयान और आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर देखा जाए या फिर देशद्रोह के तहत, यह चर्चा का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। ब्रेक के बाद आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। राकेश जी, अभी ब्रेक के जाने के पहले संतोष भारती जी ने बहुत ही गंभीर आरोप न केवल पत्रकारों पर लगाए बल्कि राजनेताओं और राजदलों पर लगाए कि वो भी पत्र और पत्रकारिता पर अपना कब्जा चाहते हैं। संतोष जी का यह कहना है कि बहुत सारे वैसे पत्रकार हैं जो किसी किसी राजनीतिक दल के या फिर राजनेताओं के पेरोल पर हैं। हाँ। ये इनका सीधा आरोप है, नाम बताने को भी तैयार हैं। इसके पूर्व आज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने भी कहा कि कुछ अनैतिक पत्रकार, ध्यान रखें, उन्होंने कहा कि कुछ अनैतिक पत्रकार अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उनका भी आरोप है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण यह सवाल उठता है कि यह पूरे प्रकरण में क्या सचमुच वैदिक को हम अलग कर दें तो क्या पत्रकार स्वयं दोषी है या उनका भी कोई गुप्त एजेंडा है जिसके अंतर्गत वो आरोप लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा चले? नहीं, देखिए संतोष जी वैदिक जी की सुरक्षा में थोड़ा सा मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। वो मर्यादा ये तोड़ रहे हैं कि वैदिक जी अगर सारे पत्रकारों को अनैतिक पत्रकार बता रहे हैं, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, जिसके केंद्र में है वो, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं अनैतिकता कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं उनका टीवी पे इंटरव्यूज देख रहा हूँ, मैंने कहा ना वो थोड़ा सा गफलत में आ गए, थोड़ा बौरा गए हैं। इतनी आलोचना की उनको शायद अपेक्षा नहीं थी। विद्वान आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 20 वर्ष हमने पत्रकारिता सीखी है उनसे। मैं जब नवभारत टाइम्स में प्रवेश किया तब भी वो असिस्टेंट एडिटर थे और मेरे नवभारत टाइम्स में रहते रहते भी वो असिस्टेंट एडिटर से एडिटर विचार बन के फिर पीटीआई भाषा में गए थे 91 में मेरे सामने। हमने उनसे सीखा है पत्रकार, उनका नाम था। मैंने शुरू में कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वो हिंदी के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन यहाँ वो गफलत में आ गए हैं वैदिक जी, ये भी पक्की बात है। पत्रकारिता का जहाँ तक विषय संतोष भारती उठा रहे हैं तो ये मुझसे पत्रकारिता में 1-2 साल सीनियर होंगे, इन्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा कि क्या होता है। ये भी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा, मैं तो भाई बहुत छोटा सा आदमी, कुंडलियां सामने, मैं तो छोटा सा आदमी, कुंडलियां सामने छुपी हुई नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव, जबकि वो इतने विश्वास के साथ, संतोष जी विश्वास के साथ बोल रहे हैं,
तो यूँ नहीं बोलेंगे। हाँ, है ना? इनका ज़्यादा अनुभव है, तो मेरा अनुभव इनके अपेक्षा में कम है। लेकिन जो मूल प्रश्न है वो ये है, आज की तारीख में वैदिक जी के व्यवहार को लेकर के, वैदिक जी के इंटरव्यू को लेकर के, मुझे सिर्फ जो मैंने प्रश्न उठाया था उसका जवाब संतोष भारती नहीं दे सके। मैं ये जानना चाहता हूँ वो इंटरव्यू कहाँ है, मैं ये देखना चाहता हूँ उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। हाफिज सईद जैसे आदमी से, जो जिसके जमातुद दावा संगठन को हमने राष्ट्र संघ में पूरी मेहनत करके राकेश जी, दुनिया का आतंकवादी संगठन घोषित नहीं, मैं आपको इस यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त वैदिक जी जब लौट कर आए पाकिस्तान से, तो उनका यह कहना है, उन्होंने कहा भी चलन, उन्होंने कई अखबारों से, मीडिया से संपर्क किया, बल्कि उन्होंने एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक का नाम भी लिया कि वो चाहते थे कि उनका इंटरव्यू छपे, लेकिन उन्होंने छापने से इनकार कर दिया। कारण वो बताएंगे। उन्होंने कोशिश की, जैसा वैदिक जी का कहना है, बाद में एक टीवी चैनल ने उनको लेकर के बुलाया, तब इस सारा मामला हुआ। नहीं, वैदिक जी ने स्वयं ट्वीट किया, उसके बाद ही तस्वीरें, उसके बाद ही तो सारा मामला उठा है। खुद उन्होंने नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार को बुला करके इंटरव्यू दे दिया, तभी तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि हाफिज सईद भारत आना चाहता है, भारत आकर के वो सारी गलतफहमियां साफ कर देगा, भारत ने मुझे जो है वो आतंकवादी की तरीके से पेंट किया है। सवाल यही उठता है, ये जो उनकी भाषा है, जो शब्द पॉइंट इज, क्या ये पत्रकारिता है? आप बहुत बड़े, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं आप। ये संतोष भारती भी बैठे हैं यहाँ, ये संसद के सदस्य भी रह चुके हैं जी। क्या ये पत्रकारिता होती है? क्या ये पत्रकारिता है? आप क्या इंटरव्यू लेने गए थे उसका, एक राष्ट्र के दुश्मन का आप इंटरव्यू लेने गए थे, आपको मालूम था, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप उसका इंटरव्यू क्या करके लाए हैं? क्या ये लेके आए हैं कि उसकी कितनी पत्नियां थीं? क्या ये लेके आए हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में विश्वास करता है, हिंदुओं के गृहस्थ आश्रम में जानना चाहता है? क्या आप उससे ये सवाल पूछने गए थे कि वो गरीब मुसलमानों के बीच में काम करता है कि उसको तो जबरदस्ती आतंकवादी घोषित कर दिया? अरे वो देश का दुश्मन है संतोष जी, वो देश का दुश्मन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से जिस प्रकार के उनका आभा मंडल रहा है वैदिक जी का, जितने वरिष्ठ हैं, तो यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि उनकी जो भाषा रही है, जो शब्दों का चयन है, एक प्रकार से वो हाफिज सईद को महिमा मंडित कर पाए गए, तो ये कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ पत्रकार के नाते कि राकेश जी वहाँ होते तो जो सवाल इनके दिमाग में ही ये पूछते जी। वैदिक जी जहाँ थे उन्होंने सवाल सही नहीं पूछे, इसकी आलोचना आप कर सकते हैं जी। लेकिन जो वैदिक जी के दिमाग में आया वो उन्होंने वहाँ पे पूछा। मैं सवाल ये उठा रहा हूँ विनोद जी आपसे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जब वो कांड हुआ बम्बई वाला, हाँ जी, ठीक है ना, या जितनी हत्याएं हरकत वगैरह की तरफ से हो रही हैं हमारे यहाँ, हम हाफिज सईद के ऊपर उसको बिल्कुल सही निशाना बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसके सबूत हैं कि, लेकिन मनमोहन सिंह ने और अब नरेंद्र मोदी जी ने क्यों, अगर वो देश का दुश्मन है तो ये शर्त क्यों नहीं लगाई कि जिस देश में वो रह रहा है उस देश से हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हाफिज सईद हमें सौंपा नहीं जाता? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं, बात हुई, क्यों नहीं बात हुई? दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा करते हैं, या हमको कह देना चाहिए कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था बिल्कुल कन्नम है, गलत है, बेकार है, परसेप्शन का फर्क है। पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था ने उसको बेदाग छोड़ दिया, तब हमको ये शर्त रखनी चाहिए थी कि आपकी न्याय व्यवस्था, चूंकि आपके यहाँ का वो आदमी है, सही नहीं कर सकता, इसलिए उसे या तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाओ या हमारे यहाँ लाने दो, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी ने शर्त रखी पाकिस्तान के साथ? और एक आदमी अगर जाके वहां मिल लेता है तो आप उसको देशद्रोही कर देंगे। यहाँ मामला हमारे सरकार की हमारी सरकार का तो विनोद जी, एक मैं संतोष भारती जी बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं, ये पत्रकारिता की भी बात कर रहे हैं, ये नैतिकता की भी बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर वैदिक का बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही आता है। और अब जो है इन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान से संबंध ही क्यों रखे। वाह भाई वाह, एक गालिब का शेर, सुनो संतोष जी, उसको अपने यहाँ लाने के लिए आपने क्या किया? अरे संतोष बाबू सुनिए, ये इतना आसान होता तो अभी तक दाऊद इब्राहिम भी आ जाता, क्षमा कीजिए, अभी तक जो है वो और दूसरे आतंकवादी। तो भाई पत्रकारिता में जितने आप नाम ले रहे हैं उनसे अगर कोई ये दोनों विषय अलग अलग हैं। ये जो है ये सुरक्षा का हुए हैं पांव ही पहले,
नबर्दे इश्क में जख्मी, आपने वही बात कर दी। हुए हैं पाँव ही पहले नबर्दे इश्क में जख्मी, संतोष बाबू न भागा जाए है मुझसे न ठहरा जाए है मुझसे। नहीं, ये राकेश जी, आप देखिए राकेश जी, हम में से बहुत सारे जर्नलिस्टों को जलन नहीं होनी चाहिए। यह जो आपने उसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये सीधे सीधे देश की विदेश नीति से जुड़ा मुद्दा है। ये डॉक्टर मनमोहन से, ये इंदिरा गांधी और नेहरू जी के जमाने से चला आ रहा है। एक हमारे विदेश नीति से जुड़ा मुद्दा है कि हम पाकिस्तान के साथ आखिर संबंध क्यों मिला के। दाऊद वहां पर है, हाफिज वहां पर है, हाफिज वहां खुलेआम घूम रहा है और हम उसे जब आप देश का दुश्मन कहते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाफिज जो हमारे यहाँ 166 व्यक्तियों की हत्या का आरोपी है, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, उसको संरक्षण प्राप्त है और हम उससे मधुर संबंध बनाने की बातें करते हैं ये कल। लेकिन ये आज का हमारा विषय नहीं है, यह अलग है। लेकिन वहां बात सही है चौधरी जी, आपने कहा। अब यह होता है कि एक जो वैदिक जी का मामला आता है, एक यह भी आरोप आ रहा है, बल्कि सीधे से लगाया जा रहा है कि वैदिक जी की जो मुलाकात, ध्यान रखें कि यह पहले आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कि वहां तो कांग्रेस के नेताओं के साथ गए, मनीष शंकरी और सलमान खुर्शीद, लेकिन ध्यान रखें वो लोग 2 दिन में सेमिनार के बाद वापस आ गए। वैदिक जी वहां 1 महीने रहे। सामान्य प्रक्रिया, उनका वीजा होगा, वीजा कराया गया होगा, उसमें पर्पस रहता है, सब दिया जाता है, क्यों रहे। उसके बाद वहां मिलते हैं तो ये आरोप है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने स्वयं को, जो बोलते हैं स्वघोषित राजदूत बन गए भारत के, वो है ना, और अति उत्साह में वो भारत की ओर से कुछ बात वहां कर ली। और उनके बारे में जैसा कि उस शिराजी ने बोला, उन्होंने बताया कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत नजदीकी हूं, उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की। तो एक तो यह होता है, या यह भी शंका है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, खंडन तो हो रहा है, लेकिन कोई कदम सरकार के स्तर पर नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे में शंका उठती है कि क्या सचमुच कोई वो संदेश लेकर सरकार का या नरेंद्र मोदी का या पार्टी की ओर से तो नहीं गए थे जो उन्होंने हाफिज सईद को दिया, और हाफिज सईद ने जो कुछ बताया वो यहां बताना चाहते, लेकिन मामला तो कुछ उल्टा पड़ गया। यह एक आम शंका देश की जनता के बीच में है। इसका निराकरण आप पार्टी के स्तर पर कैसे करेंगे? विनोद जी, देखिए, अभी आपने जो मुद्दा उठाया है जी, कि वो जो क्या बात करके आए, जी हाँ, अगर वो नहीं चाहते तो हिंदुस्तान के लोगों को, सरकार को कैसे पता लगता कि उन्होंने बात किया। ठीक है, वहां के मीडिया ने बताया। एक सवाल आया कि वो कैसे मिले उनसे, और मीडिया के किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से। ये आप भी जानते हैं कपूर साहब, संतोष जी भी जानते हैं कि मीडिया के लोगों के अपने रिश्ते हैं और वो तमाम दुनिया के देशों में हैं, और वो हर किसी, सरकारों से भी हैं, आतंकवादियों से भी हैं। तो ये कहना कि कोई मीडिया का आदमी नहीं मुलाकात करवा सकता, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं निजी रूप में इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि इतने अच्छे संबंध बहुत लोगों से हो सकते हैं। मिलना एक और बात, लेकिन पहला सवाल मिलने पर ही है विनोद जी। पहली आपत्ति मिलने पर है, आपत्ति है सबसे पहले मिलने पर। नहीं, और मिलने के बाद दूसरी आपत्ति है, दूसरी आपत्ति है कि सरकार को विश्वास में क्यों नहीं लिया। तीसरी आपत्ति है कि आपने हाई कमीशन को बताया क्यों नहीं मिले थे। चौथी आपत्ति है जब आप देश में आ गए तो आपने यहां सरकार को क्यों नहीं बताया। ये 4 मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसमें हकीकत क्या है ये तो सिर्फ वैदिक जी जानते हैं। उन्होंने क्या इंटरव्यू में बातें की, कपूर साहब कह रहे हैं कि कहाँ के रहने वाले थे, कैसा धर्म था, क्या पारिवारिक जीवन है, ये सब चीज़ें हो सकता है उन्होंने इसलिए कही हो कि कुछ चीज़ें जब पारिवारिक और सामाजिक बात करूँगा तो कुछ आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ये सब चीज़ें जो है ये हम चर्चा में आज नहीं बात कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसमें हम कैसे कह सकते। हाँ, एक बात तो सारा देश मानता है और मीडिया के भी काफ़ी लोगों से हमारी भी बात हुई है। अभी संतोष भारती जी जो कह रहे हैं, कपूर साहब भी कह रहे हैं, एक बात समझ में नहीं आती कि उनकी नीयत में खोट कैसे लगा हमें। आज बड़ा सवाल ये हो रहा है कि वेद प्रताप वैदिक जैसे व्यक्तित्व के ऊपर आज देश में उनकी नीयत पर शक हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहाँ वेद प्रताप वैदिक का बचाव करने के लिए बचाव करने की बात है, ये बात है। आप बचाव नहीं कर रहे, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और कश्मीर के बारे में उनका क्या वक्तव्य है, सवाल ये उसको देख लीजिए। वो पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान की फौज की बहुत तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की फौज की तारीफ करते हैं। अरे हमारे 10,000 सैनिक कश्मीर मोर्चे पर मर चुके हैं कश्मीर को बचाने के लिए।
हमारे सैनिकों के सिर काट काट करके पाकिस्तानी ले जाते हैं। मैं ये विशुद्ध राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय संप्रभुता की बात कर रहा हूँ। अगर वो गए थे, कश्मीर के बारे में बात करनी थी तो बात सिर्फ ये करनी थी कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो पाकिस्तान भारत को कब लौटाएगा। इस पर क्या आपत्ति है, किसको आपत्ति है? हाफिज सईद कैसे ये कह सकता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके बाद भारत से बात करो? हाफिज सईद ये कैसे कह सकता है कि कश्मीर में जंग आज़ादी चल रही है, कश्मीर को आज़ाद कराना है? और वही बात घुमा फिरा करके वो कहते हैं लोगों की समझ का फेर है। क्या समझ का फेर है? बिल्कुल। मैंने कहा कि गफलत में है विनोद जी। डॉक्टर वैदिक गफलत आ रहा था, कपूर साहब खुद ही बीच में आके बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न है और हमेशा अभिन्न रहेगा। इस पर किसी भी व्यक्ति को देश के बारे में, देश का जो अखंडता है, देश की स्मृति का, इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। और अगर इस पर वैदिक जी की अपनी कोई ऐसी गलत सोच या गलत बात है तो उसमें उनका गलती है, उसमें उनका अपराध है। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, देश के कश्मीर के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बारे में किसी भी उसमें देख लीजिए, ये मत है पार्टी का हमेशा। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। संतोष जी, एक बहुत जो गंभीर सवाल है खड़ा हो गया, जैसा कि कहा राकेश जी ने कि पाकिस्तान में एक आतंकी, वैदिक जी को किसने कहा था कि तुम जाकर के देश के इस मसले पर, कश्मीर के मसले पर या अन्य बातों पर वो जाकर के बात करें? वैदिक जी को किसने हक दिया था? ये देश की सरकार ने हक दिया था क्या? हाई कमिश्नर ने हक दिया था क्या? ये किसी के राजनीतिक दल के कोई दूत बन के गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के किसी के? इन्होंने जाकर के वहां इस तरह की बातें किस लिए की? हाँ गौतम जी, आपका उन्हें बताया, स्पष्ट करना नहीं गौतम जी, इस पर गौतम का सबूत देना चाहिए उन्हें। हाँ गौतम जी, इस पर पिछले दो दिनों से गौतम जी, इस पर पिछले 2 दिनों से बहस चल रही है और जो आपका जो मन में है वही बात हम लोग पूछ रहे हैं। अब यहाँ सवाल के संतोष जी मैं जान चाहता हूँ, 2 बातें हैं सामने। ये एक विडंबना के रूप में मैं ले रहा हूँ कि एक आतंकी पाकिस्तान में अपने देश की बात करता है, वहाँ राष्ट्रीयता की बात करता है और वहाँ के अपने शासकों को चेतावनी देता है तुम भारत से बात मत करो जब तक कि वो आपसे। और हमारे यहाँ नेताओं के चेतावनी के बाद हम तो उनके फूल माला लेकर स्वागत कर रेड कार्पेट रिसेप्शन देते हैं। एक मुद्दा, शायद ऐसी ही परिस्थितियों के कारण डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जैसे लोग भी एक स्वयंभू राजनेता के रूप में हो चले थे, राजदूत के रूप में जाकर के बात कर लेते हैं। अब यहाँ मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट नियत की बात आई। एक होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत सा आवेश में कुछ बातें हो जाती है ना, ये बात मानी जा सकती है कि वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, ये तो कहा जाए। मैंने कहा ना शुरू में कि ऐसा विद्वान आदमी गफलत में आ गया। आईएसआई के साये में जो आदमी रहता है, आप उससे जाकर के मिले तो संदेह आप पे जाता है कि आईएसआई ने फैसिलिटेट किया। नहीं, वो तो देखिए राकेश जी अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में ये बातें सारी साफ हो जाएंगी। संतोष जी जानते हैं, सारी बातें सामने आ जाएंगी। क्या क्या बातें हुई वो भी सार्वजनिक हो जाएंगी, उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करें। अभी कम से कम ये कह सकते हैं कि वैदिक जी की नीयत में तो खोट नहीं था, एक बात। लेकिन वहां पर संतोष जी आपसे ही सवाल उठाकर एक यह आरोप लग रहा है कि वैदिक जी की एक उनके आदत में शुमार है, उन्होंने कभी बहुत कोशिश की थी इंदिरा गांधी के नज़दीक आने के लिए, नरसिम्हा राव के बहुत नज़दीक रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनको दोस्ताना था, उनके प्रेस एडवाइजर बनना चाहते थे, देवगौड़ा को हिंदी भी सिखाते थे। ये बहुत हो जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो खबरों और सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए यह एक भूल कर बैठे हो। विनोद जी, इसके बारे में मैं एक लाइन ज़रूर कहूँगा, पर मेरे पत्रकारिता में ऐसे कम दोस्त हैं जिनसे मैं गले मिलता हूँ। एक राकेश है जिनसे मैं मिलता हूँ। राकेश के मन में एक संदेह हुआ जो मैं साफ करता हूँ। मैं वैदिक जी की सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं जो लड़ रहा हूँ मैं इस सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूँ कि अगर कोई पत्रकार कहीं जाए तो वो पुलिस को बताए, अगर पत्रकार कहीं जाए तो सरकार को बजाए, अगर पत्रकार कहीं जाए नहीं, यही समय बड़े भाई जैसे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो राष्ट्र का दुश्मन है मैं कह उसके बारे में। यहाँ तो आप माओवादियों से भी मिलते हो, आपने नक्सलियों के इंटरव्यू आपने भी किए, हमने भी किए हैं, आतंकवादियों के इंटरव्यू आपने भी किए हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत अवसर मिला है। अभी हमारे कांग्रेस से था गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौतम जी, एक राष्ट्र के दुश्मन की बात। गौतम जी से पहले मैं एक निवेदन, ये पूरी बात पूरी कर
दूं जी। कि मैं उस सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूं कि कोई भी पत्रकार अगर उसे कोई बड़ी रिपोर्ट मिलेगी जिसको वो बड़ा मानता है, वो कहीं पर भी जाए वो बताने के लिए विवश नहीं है। अगर लौटने के बाद अगर कोई उनसे जानकारी चाहता है तो ये इसको उसके ऊपर है कि वो जानकारी दे या ना दे। बिल्कुल। एक दूसरी चीज, वो सोर्स बताने के लिए कतई बाध्य नहीं अब मेरा है। समय और नहीं मैं है। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गौतम नहीं जी है, कुछ right, बोलना right, चाह रहे हैं? right. गौतम जी जानकारी दे जी नहीं, सबूत के साथ में जानकारी दे। ये नहीं कि जानकारी जो वो दे रहे हैं, जानकारी तो वो दे रहे हैं जी नहीं, वैदिक जी जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ में जानकारी दें। हमें ये- क्या ये पता भी है बात कि सही उन्होंने है। क्या बातें हाँ, की। ठीक है, ठीक है, आपकी बात। इसके दूध ये से भी बात ऊपर सही हो है, गए। इसीलिए कहा कि वो वेयर इज दैट इंटरव्यू, वो इंटरव्यू कहाँ जानकारी है? खाली ये बस नहीं सही कि बात। जानकारी- अब चूंकि- प्रोड्यूस द टेप और ए फिल्म और वीडियो फिल्म, व्हाटएवर नहीं, इट वो- इज, प्रोड्यूस दैट। ठीक है राकेश जी, इसीलिए गौतम जी ये- आपकी बातों से सहमत है। अब चूंकि हमारा हम समय कोई समाप्त वैदिक हो जी रहा के है, दुश्मन नहीं है अब भाई। चूंकि हमारा समय समाप्त है, कि आज की चर्चा के लबोलुबाब ये रहा है कि हम डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की नीयत पर संदेह नहीं कर सकते हैं। कहीं जो वो पेशेवर भूल उनसे कहीं हो गई है, हुई है। और यह तय है, जो कि चूंकि हम इस पर चर्चा बहुत कर चुके हैं, कि उनकी जो मुलाकात हुई वह सबों की जानकारी में रही होगी। किन्हीं खास कारणों से हो सकता है कि उसमें राष्ट्र हित भी जुड़ा हो, अभी उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, समय आने पर खुलासा होगा। हम प्रतीक्षा कर लें। आप लोगों ने आज की चर्चा में भाग लिया, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी आपका भी धन्यवाद, राकेश जी, संतोष जी, डॉक्टर चौधरी, आप सबको धन्यवाद। आज की चर्चा में ही समाप्त करते हैं। कल हम फिर राज चक्र में मिलेंगे एक नए विषय पर, ज्वलंत मुद्दे पर, नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।